तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कीमती सोफा पर बैठने की? देखो तुम्हारे फटे हुए कुर्ते से सारी धूल मेरी महंगी कालीन पर गिर रही है। शहजाद की गरजती हुई आवाज ने मियां मंसूर का दिल चीर कर रख दिया। मियां मंसूर, जिनका जिस्म बुढ़ापे की वजह से पहले ही लरज रहा था, तेजी से खड़े होने की कोशिश में लड़खड़ाए तो उनकी लाठी फर्श पर गिरी और उसकी आवाज पूरे खामोश बंगले में किसी धमाके की तरह गूंजी। शहजाद ने निहायत हिकारत से अपने बाप की तरफ देखा। वो बाप जिसने कभी उसे अपने कंधों पर बिठाकर पूरा मेला घुमाया था, आज उसे अपने नए नए खरीदे हुए फर्नीचर के सामने एक गंदा निशान लग रहा था। शहजाद ने अपने रेशमी रुमाल से सोफा साफ करना शुरू कर दिया, जैसे वहां कोई इंसान नहीं बल्कि कोई नापाक चीज बैठ गई हो। मियां मंसूर की आंखों में नमी तैरने लगी। उन्होंने अपने खुरदुरे हाथों को देखा, जिन पर मिट्टी और मेहनत के गहरे निशान थे। इन्हीं हाथों ने सख्त सर्दी में ईंटें ढोई थीं ताकि शहजाद शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ सके। इन्हीं हाथों ने कभी भूख की शिद्दत से पेट पर पत्थर बांधे थे, मगर शहजाद के लिए हमेशा गर्म रोटी का इंतजाम किया था। बेटा, मैं तो बस थक गया था, इसलिए जरा बैठ गया, मियां मंसूर ने टूटती हुई आवाज में कहा, मगर शहजाद ने उनकी बात दरमियान में ही काट दी। थक गए थे तो बाहर लॉन में बैठते या अपने उस अंधेरे कमरे में जहां तुम्हारी पुरानी चीजें पड़ी हैं। ये ड्राइंग रूम बड़े लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो मेरी शान के मुताबिक हैं। शहजाद की बीवी फरीहा, जो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, ने अपने नए हीरे के झुमके संवारते हुए एक जहरीली मुस्कुराहट दी। शहजाद, मैंने पहले ही कहा था कि इन्हें गांव के किसी पुराने घर में भेज दें। यहां हमारे हाई सोसाइटी दोस्तों के सामने ये हमें शर्मिंदा करते हैं। मियां मंसूर ने जब अपनी बहू के मुंह से ये बातें सुनी तो उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके जिंदा जिस्म से रूह खींच ली हो। उन्होंने उम्मीद से शहजाद की तरफ देखा कि शायद वो अपनी बीवी को डांटेगा, मगर शहजाद ने उल्टा फरीहा का हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से बोला, तुम फिक्र न करो जान, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। आज रात ही ये मसला हल हो जाएगा। मियां मंसूर का दिल डूब गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मसला हल होने का क्या मतलब है। सहन में खड़ा उनका पुराना वफादार घोड़ा बादल, जो अब बूढ़ा हो चुका था, जोर से हिनहिनाया, जैसे वो अपने मालिक का दुख महसूस कर रहा हो। बादल को मियां मंसूर ने तब खरीदा था जब शहजाद पैदा हुआ था, और आज वो घोड़ा भी इसी बंगले के एक कोने में मट्टी फांक रहा था। शहजाद ने एकदम से एक फाइल निकाली और मियां मंसूर के सामने फेंक दी। ये लो, इस पर निशाने अंगूठा लगाओ। ये तुम्हारी उस पुरानी हवेली और बची कुची जमीन के कागजात हैं। मुझे नया बिजनेस शुरू करने के लिए मजीद पैसे चाहिए। मियां मंसूर ने कागजात को देखा। ये वही जमीन थी जहां उन्होंने अपनी जवानी दहन की थी, जहां उनकी बीवी की यादें बसी थीं। मियां मंसूर ने लरजती हुई आवाज में सवाल किया, बेटा, अगर ये भी बेच दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं कहाँ जाऊंगा? शहजाद ने एक सर्द कहकहा लगाया और उनका अंगूठा पकड़कर जबरदस्ती स्याही में डुबो दिया। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। शहर के बाहर एक सुकून मरकज है, वहां तुम जैसे बहुत से बूढ़े मिल जाएंगे जो पूरा दिन दुखड़े रो सकते हैं। मियां मंसूर की आंखों से एक गर्म आंसू टपका और सीधा उस कागज पर जा गिरा। उन्होंने महसूस किया कि आज सिर्फ उनकी जमीन नहीं बिकी, बल्कि उनका अपना बेटा उन्हें तिनका तिनका करके बेच चुका था। दौलत का नशा शहजाद की आंखों में इस कदर था कि उसे अपने बाप का तड़पता हुआ वजूद एक बेजान पत्थर नजर आ रहा था। शहजाद ने वो कागजात झपट कर उठाए और फातिहाना अंदाज में अपने कोट की अंदरूनी जेब में रख लिए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, मगर वो चमक कामना भी की नहीं, बल्कि लालच की थी। चलें फरीहा, अब हमारे नए प्रोजेक्ट की राह में कोई रुकावट नहीं। उसने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खड़ी चमकती हुई गाड़ी की तरफ ले गया। मियां मंसूर अभी तक फर्श पर बैठे अपने नीले अंगूठे को देख रहे थे, जो उनकी सदियों की मेहनत और गैरत का कत्लनामा बन चुका था। उन्हें महसूस हुआ जैसे पूरा कमरा घूम रहा हो और दीवारों पर लगे कीमती झाड़ फानूस उनका मजाक उड़ा रहे हों। बाहर निकलते ही शहजाद ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया कि मियां मंसूर का पुराना सामान, जो एक पुराने संदूक में बंद था, उठाकर गेट के बाहर फेंक दे। फरीहा ने नाक पर रुमाल रखते हुए कहा, यह बदबूदार संदूक इस नए घर में कितना बुरा लग रहा था। शुक्र है जान छूटी। मियां मंसूर लड़खड़ाते हुए बाहर आए। उन्होंने देखा कि उनका वो संदूक, जिसमें उन्होंने शहजाद की बचपन की पहली कमीज और अपनी मरहूमा बीवी की आखिरी निशानियां रखी थीं, मिट्टी में रुला गया था। उन्होंने अपने बेटे की गाड़ी का पीछा करने की कोशिश की, मगर गाड़ी तेजी से धुआं छोड़ती हुई निकल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके बेटे ने उनकी दुआओं को धुआं बनाकर उड़ा दिया था। रात की तारीकी गहरी हो रही थी और ठंडी हवा ने मियां मंसूर के पुराने जिस्म को ठिठुरना शुरू कर दिया था। वो गेट के बाहर फर्श पर बैठ गए। उनका सर उनके घुटनों में था और सिसकियां उनके सीने में दम तोड़ रही थीं।
उनका पुराना घोड़ा बादल, जो अभी तक सहन के एक कोने में बंधा हुआ था, जोर से हिनहिनाया और अपने रस्सी तुड़वाने की कोशिश करने लगा। बादल ने शायद महसूस कर लिया था कि उसका मालिक आज बेघर हो गया है। गेट पर खड़े गार्ड ने तरस खाकर मियां मंसूर की लाठी उनकी तरफ बढ़ाई, मगर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें अंदर बुलाए, क्योंकि शहजाद का हुक्म सख्त था। मियां मंसूर ने आसमान की तरफ देखा, जहां सितारे खामोशी से उनका तमाशा देख रहे थे। उन्हें याद आया वो दिन जब उन्होंने शहजाद को पहली बार चलना सिखाया था, कैसे उन्होंने अपना हाथ पकड़ाकर उसे गिरने से बचाया था। आज वही बेटा उन्हें गिरते हुए देखकर खुश हो रहा था। दौलत ने शहजाद के दिमाग पर ऐसी धुंध फैला दी थी कि उसे बाप की झुर्रियों में लिखा हुआ दर्द नजर नहीं आ रहा था। वो सुकून मरकज जिसका जिक्र शहजाद ने किया था, शहर के दूसरे कोने पर था, मगर मियां मंसूर के पास वहां जाने के लिए ना पैसे थे और ना ही हिम्मत। अचानक उन्हें एक पुरानी आवाज सुनाई दी। वो उनका पुराना दोस्त और पुराना नौकर बाबा दीन था, जो अब गांव में रहता था, मगर आज किसी काम से शहर आया था। मियां मंसूर को इस हाल में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मियां साहब, ये क्या हाल बना रखा है आपने? शहजाद कहाँ हैं? बाबा दीन ने उन्हें सहारा देते हुए उठाया। मियां मंसूर ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उनका गला रूंध गया। उन्होंने सिर्फ अपने बेटे के उस महल की तरफ इशारा किया, जो अब उनके लिए किसी कब्र से कम नहीं था। दौलत के नशे ने एक बाप को मुसाफिर और एक बेटे को जल्लाद बना दिया था। बाबा दीन ने मियां मंसूर के कमकपाते हाथों को अपने हाथों में लिया तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके दोस्त का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका है। मियां साहब, हिम्मत ना हारिए, अल्लाह मुंसिफ है, बाबा दीन ने दुख भरी आवाज में कहा। मगर मियां मंसूर की नजरें अभी भी गेट के अंदर उस कोने पर जमी थीं, जहां उनका वफादार घोड़ा बादल बेचैनी से खूंटा उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। शहजाद ने अभी अभी एक नया ड्राइवर रखा था, जिसने बाहर आकर निहायत सख्ती से मियां मंसूर का संदूक ठोकर मारकर सड़क के किनारे कचरे के ढेर के करीब फेंक दिया। साहब का हुक्म है कि ये कबाड़ यहां से फौरन हटाओ, वरना पुलिस को फोन कर दूंगा, ड्राइवर ने कड़वी जबान में कहा। मियां मंसूर ने लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने उस संदूक की तरफ बढ़ने की कोशिश की। जब उन्होंने संदूक का टूटा हुआ ढक्कन खोला तो उनकी नज़र सबसे पहले एक पुरानी पीली पड़ चुकी बनियान पर पड़ी। ये वही बनियान थी जो शहजाद ने तब पहनी थी जब उसे पहली बार सख्त बुखार हुआ था, और मियां मंसूर ने सारी रात उसे अपनी गोद में बिठाकर ठंडी पट्टियां की थीं। उन्होंने वो बनियान उठाकर अपने सीने से लगा ली और फाट फाट कर रोने लगे। उनकी सिसकियों की आवाज़ रात के सन्नाटे को चीर रही थी, मगर उस शीशानुमा महल की दीवारों तक नहीं पहुंच सकी, जहां शहजाद और फरीहा नए कारोबार की कामयाबी का जश्न मना रहे थे। अंदर ड्राइंग रूम में शहजाद ने महंगी शैंपेन की बोतल खोली और फरीहा के गिलास में उलटते हुए कहा, आज से हम आज़ाद हैं। वो पुरानी ज़मीन अब मेरी फैक्ट्री की जगह बनेगी। अब्बा को वहाँ रहने का शौक था, मगर उन्हें ये नहीं मालूम कि पुरानी चीज़ों को रद्दी में फेंक देना ही अक्लमंदी है। फरीहा ने कहकहा लगाया और कहा, तुमने बिल्कुल सही किया शहजाद। बूढ़े लोग बिल्कुल उन दीवारों की तरह होते हैं जिन्हें दीमक लग चुकी हो, उन्हें गिरा देना ही बेहतर होता है। उन दोनों की हंसी बाहर खड़े मियां मंसूर के कानों में किसी तेजाब की तरह गिर रही थी। अचानक मौसम ने एक अजीब करवट ली। आसमान पर काले बादल छा गए और बिजली इस जोर से गरजी कि पूरा शहर थरथरा उठा। मियां मंसूर ने देखा कि उनके बेटे के महल की रोशनियां एकदम से गुल हो गईं। अंधेरा छाते ही शहजाद की चीख सुनाई दी। उसके नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग चुकी थी। वो नया महल, जिस पर उसने अपनी बाप की पहचान कुर्बान की थी, अब धुएं और शोलों की लपेट में था। शहजाद और फरीहा बदहवास होकर बाहर की तरफ भागे, मगर नया ऑटोमेटिक सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम खराब होने की वजह से दरवाज़ा अंदर से फंस गया था। मियां मंसूर ने जब अपने बेटे की चीख सुनी तो वो अपनी सारी तकलीफ और बेइज्जती भूल गए। वो भागते हुए गेट की तरफ गए और गार्ड से चाबी मांगी, मगर गार्ड डर के मारे पहले ही भाग चुका था। शहजाद, बेटा! मियां मंसूर ने अपनी लाठी से उस कीमती शीशे के दरवाजे पर वार करना शुरू किया। उनके हाथों से खून बह रहा था, उनका सांस फूल रहा था, मगर उनकी ममता और बाप का प्यार अभी भी उस नाफरमान बेटे को बचाने के लिए तड़प रहा था। दौलत का नशा अब शहजाद की आंखों से उतरकर खौफ की सूरत में ढल चुका था, क्योंकि आग की लपटें तेजी से उसके कीमती फर्नीचर को निगल रही थीं। आग की सुर्ख लपटें उस नए महल की कीमती दीवारों को चाट रही थीं। शहजाद और फरीहा दरवाजे के पीछे फंसे हुए शीशों पर हाथ मार रहे थे, मगर वो बुलेट प्रूफ शीशा उनकी मौत का हिसारी बन चुका था। मियां मंसूर ने देखा कि उनका बेटा धुएं में घिरा तड़प रहा है। एक लम्हे के लिए उनके जहन में वो सारी हकारत और जिल्लत आई जो शहजाद ने उन्हें दी थी, मगर अगले ही पल बाप की मोहब्बत जीत गई।
उन्होंने अपनी पुरानी लाठी उठाई और अपनी पूरी कुव्वत जमा करके दरवाजे के लॉक पर वार किया, मगर लाठी टूट गई। मियां मंसूर ने घबराकर आसपास देखा। उनकी नज़र बादल पर पड़ी, जो अपनी रस्सी तोड़ाकर सहन में बेचैनी से घूम रहा था। मियां मंसूर ने लरसती हुई आवाज में बादल को पुकारा। वो पुराना घोड़ा, जो शायद अपने मालिक के दर्द को समझ गया था, भागता हुआ उनके पास आया। मियां मंसूर ने बादल की गर्दन पर हाथ फेरा और उसकी पीठ पर चढ़ने की कोशिश की। इन्हीं हाथों ने कभी बादल को सौंफ और मिश्री खिलाई थी, और आज वही जानवर अपने मालिक का साथ देने के लिए तैयार था। मियां मंसूर ने घोड़े को इशारा किया और बादल ने अपनी पूरी ताकत से उस कीमती शीशे के दरवाजे पर दुलत्तियां मारना शुरू कर दी। हर वार से शीशा थरथराया और आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ पाश-पाश हो गया। मियां मंसूर धुएं के बादल में अंदर घुसे। उन्हें नजर नहीं आ रहा था, सांस लेना दुश्वार था, मगर उनकी जबान पर सिर्फ एक ही नाम था, शहजाद, बेटा कहाँ हो तुम? उन्होंने देखा कि शहजाद फर्श पर गिरा हुआ बेहोश हो चुका था और फरीहा खौफ से दीवार के एक कोने में दुबकी हुई थी। मियां मंसूर ने अपने बेटे के भारी भरकम जिस्म को उठाने की कोशिश की। वो बूढ़ा बाप, जिसकी अपनी हड्डियां कमजोरी से चटक रही थीं, आज एक मसीहा बनकर खड़ा था। उन्होंने शहजाद का हाथ अपने कंधे पर रखा और घसीटते हुए बाहर की तरफ निकलने लगे। आग की एक जलती हुई छत का हिस्सा उनके करीब गिरा, जिससे उनका कुर्ता जलने लगा, मगर उन्होंने परवाह नहीं की। जब वो शहजाद को घसीटते हुए लॉन तक लाए तो उनके अपने हाथों की खाल जल चुकी थी और चेहरा धुएं से सियाही मायल हो गया था। फरीहा भी लड़खड़ाती हुई बाहर निकल आई। शहजाद ने जब धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो उसी बाप की गोद में सर रखे लेटा है, जिसे थोड़ी देर पहले उसने धक्के देकर निकाला था। उसने अपने बाप के जले हुए हाथ और फटा हुआ कुर्ता देखा, जिस पर अभी भी वो नीली स्याही का निशान मौजूद था, जो उसने जबरदस्ती लगवाया था। दौलत का वो नशा जिसने उसे अंधा कर दिया था, अब आंसुओं की सूरत में उसकी आंखों से बहने लगा। लॉन में खड़ी वो कीमती गाड़ियां और बंगले का सामान अब राख का ढेर बन चुका था। शहजाद ने लरसते हुए अपने बाप के पांव पकड़ लिए। अब्बू, मुझे माफ कर दें, मैं अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि दुनिया की हर दौलत जल सकती है, मगर माँ बाप की दुआ कभी नहीं जलती। वो फट फट कर रोने लगा। मियां मंसूर ने दुख और तकलीफ के बावजूद अपने बेटे के सर पर हाथ रखा और खामोशी से आसमान की तरफ देखा। इस वक्त न वहां कोई कीमती सोफा था, न कोई नया प्रोजेक्ट। वहां सिर्फ एक बाप था जिसने एक बार फिर सब कुछ हारकर अपने बेटे को जीत लिया था। सुबह की पहली किरण ने जब राख के ढेर में बदले हुए उस महल को छुआ तो मंजर इंतहाई दर्दनाक था। हर तरफ धुआं और जली हुई अशिया की बदबू फैली हुई थी। शहजाद खामोशी से उस मलबे के पास बैठा था जहां कल तक उसका फख्र और उसकी अना खड़ी थी। उसने देखा कि उसकी सारी कीमती फाइलें, बैंक के कागजात और नए प्रोजेक्ट के नक्शे राख हो चुके थे। उसकी नज़र एक जले हुए कागज के टुकड़े पर पड़ी। ये वही हिबानामा था जिस पर उसने मियां मंसूर का अंगूठा लगवाया था। आज वो सिर्फ एक काला टुकड़ा था जिसकी कोई कीमत नहीं थी। फरीहा एक कोने में बैठी अपने जले हुए बालों और फटे हुए सिल्क के जोड़े को देखकर रो रही थी, मगर उसकी रोना अब बेमानी था। मियां मंसूर लॉन के एक ठंडे कोने में पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथों पर सफ़ेद पट्टियां बंधी थीं जो उनके पुराने दोस्त बाबा दीन ने लगाई थीं। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी ठंडक और सुकून था। शहजाद घुटनों के बल चलता हुआ अपने बाप के कदमों में आ गिरा और उनके घुटनों पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगा। अब्बू, मैंने आपकी तौहीन की, मैंने आपको घर से निकाला, मगर आपने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दें, मैं इस लायक नहीं हूं कि आपका बेटा कहलाऊं। उसकी आवाज़ सीना चीर देने वाली थी। शहजाद को आज एहसास हुआ कि असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि बाप का वो साया है जो दुनिया की हर आग से बचा लेता है। मियां मंसूर ने अपने तकलीफ दे जले हुए हाथ को बड़ी मुश्किल से उठाया और शहजाद के सर पर रखा। बेटा, बाप का दिल मिट्टी की तरह होता है। कितना ही ठोकर मारो, वो अपने बच्चों के लिए सिर्फ अनाज और मोहब्बत ही उगाता है। दौलत आनी जानी चीज़ है, मगर रिश्ते खुदा की दी हुई वो अमानत हैं जो दोबारा नहीं मिलते। उन्होंने नर्म दिल से कहा। शहजाद ने उनके हाथों को चूमा और वादा किया कि वो अब कभी दौलत के पीछे नहीं भागेगा। उसने फैसला किया कि वो शहर की ये दिखावे की जिंदगी छोड़कर वापस अपने गांव जाएगा और अपने बाप की उसी पुरानी हवेली को दोबारा आबाद करेगा जहां मोहब्बत बसती थी। कुछ दिनों बाद वही शहजाद जो कभी कीमती गाड़ियों के बगैर कदम नहीं उठाता था, अपने बाप का पुराना संदूक उठाए गांव की मिट्टी पर चल रहा था। मियां मंसूर अपने वफादार घोड़े बादल पर सवार थे और उनके चेहरे पर एक नई मुस्कुराहट थी। गांव के लोग उन्हें देखकर खुश थे
और बादल की हिनहिनाहट जैसे पूरे गांव में खुशामदीद कह रही थी। शहजाद ने अपने हाथों से वही नीम का दरख्त दोबारा लगाया जिसे उसने कभी काटने का सोचा था। उसने समझ लिया था कि दुनिया की हर ऊंची इमारत मिट्टी में मिल सकती है, मगर बाप की दुआओं से बनी हुई दीवार कभी नहीं गिरती। कहानी का ये नया मोड़ उन सब के लिए सबक था जो दौलत के नशे में अंधे होकर अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझते हैं। शहजाद ने अब अपनी जिंदगी अपने बाप की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। वो हर रोज मियाँ मंसूर के पांव धोकर पीता और उनकी आंखों में चमक देखकर सुकून पाता। आज उनके पास महल नहीं था, मगर उनके दिल अमीरी से भरे हुए थे। मियाँ मंसूर अक्सर शामत आमाल की बातें करते, मगर उनकी हर बात का इख्तिताम इसी दुआ पर होता, या अल्लाह, किसी बेटे को दौलत के लिए अंधा न करना और किसी बाप को उसकी अपनी ही औलाद के सामने बेबस न करना।